हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी बायो टीचर शिवानी चक्रवर्ती और ग्रैप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बायोलॉजी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि होने वाला है लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है। जो हमारी पहली लेक्चर थी, हमारी पहली वीडियो जो आपको मिली होगी, वो हमने बात की हुई थी सिलेबस पे कि कौन कौन से सिलेबस आपको अपने एकेडमिक के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, जिनमें मैंने 5 यूनिट्स के बारे में बात की हुई थी और उन 5 यूनिट्स में मैंने हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम्स में आने वाले चैप्टर्स के बारे में भी बताया हुआ था। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, और हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है लिविंग वर्ल्ड। हम अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। लिविंग वर्ल्ड मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग है, जिनमें जान है। ठीक है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसी को कहते हैं जिनमें हमें कई सारे लिविंग कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स इन द सेंस हमें ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जिन लक्षणों को हम लेके हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये शो ऑफ करते हैं, या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये हम बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी वो सजीव है या फिर वो निर्जीव है ना। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, ठीक है ना, हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो कुछ पॉइंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण को शो करता है। हमारा पहला हेडिंग होगा, इस चैप्टर का पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा लिविंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से लक्षण होते हैं एक सजीवों में, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ऐसे तो कई सारे लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला होता है ग्रोथ। अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको वृद्धि होते हुए दिख रहा है, ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, ग्रोथ कहने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पर्सन तार की तरह लंबा हो जा रहा है या उसके बॉडी पार्ट्स ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं। ग्रोथ का मतलब है कि पर्टिकुलर वो मेंटली भी ग्रोथ हो रहा है और फिजिकली भी ग्रोथ हो रहा है। इन दोनों ग्रोथ को अगर आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो वो एक पहला कैरेक्टर शो करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला लक्षण क्या हो जाता है, ग्रोथ। क्या हो जाता है, ग्रोथ, वृद्धि। दूसरा लक्षण होता है उसमें पाया जाने वाला जनन की क्षमता, दैट इज रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू ऑफ स्प्रिंग। अब इस मार्कर को ले ले तो ना ये ग्रोथ कर रहा है, ना ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ना ही अपने जैसा कोई बेबी फॉर्म कर रहा है, अपने जैसा जनरेशन फॉर्म कर रहा है, तो ये लिविंग हुआ, ये लिविंग नहीं हुआ, ये नॉन लिविंग हुआ। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हमको ये वाला कैरेक्टर दिखता है कि वो अपने जनरेशन को भी फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बात आ रही है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। अगर हम हिंदी में बात करें तो मेटाबॉलिज्म को हम उपापचय कहते हैं। दैट मीन्स कि शरीर के अंदर एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी शरीर जो है इंटरनली कई सारी चीज़ों को केमिकल तरीके से डाइजेस्ट करती है, रिएक्शंस होती है, कई केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के इनसाइड्स होती है, जिसको हम एज यूजुअल एक शॉर्टकट वे में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिल जाता है, जो कि उसका एक नया कैरेक्टर शो करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कि हम समझ बूझ की क्षमता, हमारे आसपास क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, धूप निकली है, बरसात है, गर्मी है, उमस है, हर चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं,
ये कॉन्शियसनेस जो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलती है या सामने पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखने को मिलती है, वो ये शो करती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। सो ये आपका पहला टॉपिक हो गया इस चैप्टर का, जो कि था कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें आपको कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि चूंकि हमने मेटाबॉलिज्म पे बात की, तो हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बेसिक चीज़ है, आपको केमिस्ट्री में भी बताई जाती है और आपको बायो में भी बताई जाती है। आपको ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। ये एक बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चल तो अगर हम एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ जो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठे। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसको अगर आप नोट डाउन करेंगे तो चीज़ें और बहुत क्लियर होती जाएगी। और ऐसे तो आपको PDF प्रोवाइड हो ही जाएगा नोट्स का, लेकिन क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसमें अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने का की जो बात होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बेसिकली हम मानते हैं कि एनाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, बनता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है बनता है, आर फॉर्म बाय सिंपल वन। ठीक है ना, सिंपल वन। अब इसमें क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट कर सकते हैं कि इसमें जो है सिंपल सब्सटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आर फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स वंस। ठीक है, इसमें जो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, बट कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस में आपको एनर्जी क्या मिलती है, रिलीज होते हुए मिलती है, यानी एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब बेसिकली एनाबॉलिज्म जो होती है इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, इसकी रिक्वायरमेंट ग्रोथ के वक्त में होती है और मेंटेनेंस के वक्त में होती है, यानी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, मेंटेनेंस। ठीक, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंट। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि एनाबॉलिज्म में क्या होती है चीज़ें, कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म मतलब मैंने अभी क्या बताया, मेटाबॉलिज्म में मतलब बताया कि जहाँ पे शरीर के इनसाइड जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के इनसाइड्स होती हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म को दो स्टेजेस में बांट दिया गया है, एक आपका आता है कैटाबॉलिज्म और एक आपका आता है एनाबॉलिज्म। बात आ रही है समझ में?
कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में अगर हम एक मेजर डिफरेंस में बात करें तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म जो होती है इसमें बेसिकली जटिल पदार्थ बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस से फॉर्म होता है। एक साधारण पदार्थ से एक जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होती है कि जस्ट उसका आप ऑपोजिट कर दीजिए, जस्ट उसका एनाबॉलिज्म का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से होता है। जहाँ पे एनाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है कि भाई एनर्जी स्टोर करके रखेंगे तब जाके आगे चल के चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप अगर कहीं जॉब करते हो तो जो भी आप इनकम करते हो तो जो भी जितने भी पैसे आपको मिलते हैं ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में उड़ा देते हो, एक दिन में खर्च कर देते हो, है ना। आप उसको अपने हिसाब से स्टोर भी करते हो और अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो। तो चीज़ें वैसे ही हमारी बॉडी में भी होती हैं कि जब हमारी बॉडी एनाबॉलिज्म का रिएक्शन करती है तो एनाबॉलिज्म का मोटो ये होता है कि जितना भी उसने एनर्जी बनाई है उसको वो स्टोर करके रखती है उस वक्त के लिए जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एक्सटर्नली उसको वो चीज़ नहीं मिलता है। बात आ रही है समझ में। और कैटाबॉलिज्म क्या करती है, कैटाबॉलिज्म एनर्जी को रिलीज़ करती है। मतलब जब एनर्जी को रिलीज़ करने का टाइम आता है, यूज़ करने का टाइम आता है, तब कैटाबॉलिज्म उसको यूज़ करती है। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट एनाबॉलिज्म में क्या होती है, एनाबॉलिज्म की ज़रूरत तब होती है भाई उसके पास स्टोर है ना, पैसे आपके पास स्टोर रखे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कोई सामान आपको खरीदना है तो आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है। उसी तरीके से जब शरीर को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तब शरीर एनाबॉलिज्म रिएक्शन को याद करता है कि चलो अब मुझे तुम्हारे एनर्जी की ज़रूरत है जो तुमने अभी तक में स्टोर करके रखा हुआ है ना। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है, उस एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक, तो कैटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट कब होती है, कैटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड जब एक्टिविटी का टाइम आता है, काम करने का टाइम आता है, परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब। आई होप आपको एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में अंतर अभी तक में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। चूँकि ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है और बहुत ही कह सकते हैं छोटा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको समझ में भी इसमें आ जाती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉरी, सो हमारा आपका हेडिंग होने वाला है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ साथ कुछ हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, टेक्सोनॉमी, कैटेगरीज और डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। ओके, नाउ हमने क्या बात करी कि अब हमें बात करना है बायोडाइवर्सिटी पर। देखिए,
अगर हम हिंदी में बात करें बायोडाइवर्सिटी पे, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जैव विविधता, यानी पूरे अर्थ में, ठीक है ना, पूरी धरती पे जितने भी प्रकार में, जितनी भी संख्या में ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो टोटल ऑर्गेनिज्म जो एक अर्थ सरफेस पे मौजूद है, इंटायर नंबर, इंटायर टाइप्स, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और एक टीचर काउंसलिंग कर रही है, 10 बच्चों के नाम पूछ रही है, पहला दिन है स्कूल का, और वो टीचर जानने की कोशिश कर रही है कि उस क्लास में हर एक बच्चे का नाम क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर वो काउंसलिंग करती हैं तो उन्हें पता चलता है पर्टिकुलर बच्चा अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, कास्ट अलग है, ठीक है ना, साथ ही साथ लैंग्वेज अलग है। तो ये सारी जो विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं, इतने सारे वेरिएशंस जो आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बात आ रही है समझ में? दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, ठीक है ना, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही हम जैव विविधता कहते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे हम बात करेंगे सिस्टमेटिक्स की। ये क्या होता है? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ये डेराइव किया गया था लैटिन वर्जन से। ठीक है, और वो लैटिन वर्ड था सिस्टेमा। वो लैटिन वर्ड क्या था? सिस्टेमा। ओके, इसका मतलब होता है, सिस्टमेटिक मीन्स मतलब होता है विच मीन, सिस्टमिक मतलब सीक्वेंसली, सिस्टमिक तरीके से जो अरेंजमेंट होती है चीज़ों की, उसे हम कहते हैं सिस्टमिक अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और इसी पे लीनियस की किताब भी है, सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है, इस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरा। उन्होंने इस पे किताब भी दी हुई थी, और 1751 में सिस्टेमा कॉइन दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स की। हमने बायोडाइवर्सिटी पे बात की, हमने कहा डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएशंस पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स में, नंबर्स पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक्स। नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से होना। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट पीरियड कितने आवर्स की होती है, फिर सेकेंड पीरियड्स होगा हिंदी का, फोर्थ पीरियड होगा इंग्लिश का, फिर साइंस का, फिर इंटरवल होती है, ऐसे करके सीक्वेंसली चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, टीचर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी पीरियड में बायो चल गया, ऐसा तो नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि सिस्टमेटिक्स नाम जो है लैटिन वर्ड से लिया गया था। लैटिन वर्ड में इसका नाम था सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। बात आ रही है समझ में? किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना मतलब उसको पहले किंगडम में बांटना, फिर फाइलम में बांटना, फिर आपके फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर स्पीसीज, ठीक है ना। तो हर पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांट रहे, किसी ह्यूमन को ही, हम अपने आप को ही अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं फाइल में, तो हम सीक्वेंसली लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले किंगडम लिख दिया, फिर हम चले गए जीनस में, फिर हम चले गए क्लास में, ऐसा हम कभी नहीं करते, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को
ध्यान दीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप अरेंज करने के प्रोसेस को हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। और इस पे किताब लिखी थी कैरोलस लिनियस जैसे साइंटिस्ट ने, जो कि टेक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति जैसा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने 1751 में अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरा में इसके एक टर्म को दिया, दैट इज सिस्टमेटिक्स। बात आ रही है समझ में? चलें, अब हम बात करेंगे कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमने सबसे पहले सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है। चल, आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं समझ में, उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर्स लिख सकते हैं अगर आपको याद ना हो उस टाइम पे तो। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, है ना, राइट। सो इसमें भी आप देख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर करेक्ट नाम फाइंड करना, उसका पोजीशन फाइंड करना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्ट नाम, उसके पोजीशंस को फाइंड करना, उसका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना, एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, उसके पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स का एग्जामाइन करना, उसके बॉडी के इंटरनल एनाटॉमी पार्ट्स का एग्जामाइन करना, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफिकेशन में देखते हो, जो कि एक बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है इस चैप्टर की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो वर्गीकरण का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना। चल, सो
हम क्या बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन को हम शुद्ध हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप पर्टिकुलर उसके फीचर्स मतलब उसके लक्षणों के आधार पर उसको अगर क्लासिफाई करते हो, वर्गीकृत करते हो, तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि द ह्यूज नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ह्यूज वैरायटी और उनकी संख्या को अगर आपको स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में आप उनको उनके लक्षण के आधार पर अगर क्लासिफाई करते हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक्स दोनों सेम ही हैं, लेकिन सिस्टमेटिक्स में चीज़ें सीक्वेंसली होती हैं और क्लासिफिकेशंस में चीज़ें अकॉर्डिंग टू फीचर्स होती हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लोग आप फाइल बनाते हो, प्रैक्टिकल फाइल, तो पर्टिकुलर जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का ड्राइंग करते हो, कोई फिश बना रहे हो या कुछ भी ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, तो जब उसका साइंटिफिक नेम लिखते हो, उसका क्लासिफिकेशन करते हो फाइल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अपर में, तो आप क्लासिफिकेशन लिखते हो एकेडमिक लाइफ तक। लेकिन जब एकेडमिक के बाद आप ग्रेजुएशन लाइफ में जाते हो, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि फाइल में आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन ना लिख के सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कैटेगरीज में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नामांकरण, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम रखना। ठीक है, जैसे हमारा नाम रखा जाता है बचपन में, नामकरण किया जाता है, वैसे ही साइंटिस्ट ने भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम रखे। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब पे। और इस पे काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, सो अब हमारा हेडिंग होने वाला है क्या, नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना। ठीक है ना, नाम रखना, और ऐसा नाम रखना जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया उसको एक ही नाम से जाने। ठीक है ना, पूरी दुनिया उसको एक ही नाम से जाने। तो ऐसी कंडीशंस आप नोमेनक्लेचर में देख सकते हो। ठीक है, जिससे आया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या आया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, जो कि कैरोलस लिनियस जैसे साइंटिस्ट ने दिया था। कैरोलस लिनियस जैसे साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है ना, और इनकी किताब भी आई, 10th एडिशन की जो किताब आई, 10th एडिशन की इनकी किताब आई सिस्टेमा नेचुरा, उसमें इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ था 1758 में। ठीक है, और एक और किताब आई स्पीसीज प्लांट्रम पे, एक और किताब आई, इनकी दो किताब थी, स्पीसीज प्लांट्रम, ये भी है। इसमें इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया हुआ है।
खास करके प्लांट्रम है यानी प्लांट से रिलेटेड स्पीसीज़ के बारे में बताया हुआ है। सो चीज़ें ऐसी हैं कि हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में, हमने सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ा, हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन क्या होता है ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नामांकन क्या होता है, नोमेनक्लेचर। तो जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिस्ट ने क्या किया, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उनको नाम दिया और ऐसा नाम दिया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उनको एक ही नाम से जाना जाए। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसको किसी और के नाम से जाना जाए या आपके यूएस में किसी और के नाम से जाना जाए। जनरल नेम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन एक जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम होती है कि कुत्ते को डॉग ही कहते हैं तो यूएस वाले भी डॉग ही कहेंगे, है ना, यूएस वाले भी डॉग कहेंगे, तो आपके जर्मनी वाले भी डॉग कहेंगे, तो इंडिया वाले भी डॉग कहेंगे, है ना। तो यही चीज़ है नोमेनक्लेचर में कि इन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया और ये उनका नाम साइंटिफिक वे से रखा गया, ठीक है ना, साइंटिफिक वे से रखा गया जिसको साइंस के फील्ड में जाना जाएगा कि ये पर्टिकुलर उसका साइंटिफिक नेम। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कैरोलस लीनियस जो कि टेक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं, प्लस ये क्वेश्चन भी आता है, ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कॉम्पिटिशन और एकेडमिक दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, मतलब ऐसा नाम जो कि दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक, और वो दो चीज़ों के जो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज, यानी एक होता है वंश और एक होता है जाति, ये आपको याद रखना है। तो कैरोलस लीनियस जिसका खुद का रियल नाम था कार्ल वॉन लिन्ने, उन्होंने जब बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को दिया तो उन्होंने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को इटैलिक वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नेम को, इसीलिए उन्होंने अपने नाम को भी इटैलिक वर्जन में चेंज कर दिया, जो कि आज आप जानते हो कैरोलस लीनियस के नाम से, ठीक है। इन्होंने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को 1751 में दिया और इनकी जो किताब आई सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें इन्होंने सिस्टमेटिक्स के बारे में बात की और प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में चीज़ें उन्होंने इसमें दी। इस बुक में स्पीसीज प्लांट्रम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, 1 मार्क्स में एकेडमिक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्लस इसके बाद कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की, नेक्स्ट कैटेगरी में वर्गीकी, जिसको हिंदी में कहते हैं टेक्सोनॉमी, जिसके यूनिट को हम टेक्सा कहते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है। कुछ ज़्यादा नहीं, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको उसके साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा, राइट। पहला पॉइंट ये कहता है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो इनका साइंटिफिक नेम होगा वो 2 फैक्टर से मिलके बना होगा, 2 चीज़ों, जैसे हमारा एक नाम और एक टाइटल होता है, वैसे ही साइंटिफिक फील्ड में इन सबके जो नेम हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बना होगा, जो होगा पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज, ठीक है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी होंगी, जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति, ठीक। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जीनस का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जीनस का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, और स्पीसीज का स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि नाम के नीचे अंडरलाइन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, और इटैलिक वर्जन का यूज़ होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, ठीक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का भी साइंटिफिक नेम लिख लो, आप फ्रॉक का ले लो, राना टिग्रीना, आप देख रहे हो ये आपका क्या है, जीनस, ये आपका क्या है, स्पीसीज, है ना। ये आप देख रहे हो जीनस का पहला लेटर क्या है अल्फ़ाबेट, कैपिटल में,
और स्पीसीज़ का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? स्मॉल। नाम के नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में भी जब आप नहीं करते हो 1 मार्क्स कट जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अब कभी भी, अब आप जान चुके हो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को, कभी भी किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखिए, रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा, भूलिएगा नहीं। स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको ये फॉलो करना चाहिए। और देखिए इटैलिक वर्जन का यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये आपका हो गया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो पूरा हमने क्लासिफिकेशन देखा ना, जो पूरा हमने क्लासिफिकेशन अभी देखा ना, तो पूरा होल प्रोसेस जो होता है क्लासिफिकेशन का उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। व्हाट? टेक्सोनॉमी। जिसके फादर कौन है? जिसके फादर हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर के, जो कि हमारा होने वाला है कौन कौन से हायरार्ची होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, ये सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ हर्बेरियम की, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, फ्लोरा, फाउना, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।